डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की। आज सोशल साइंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ में। और आप खुद जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि गाँव में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, उनकी हमने बात की थी। तो इस पार्ट के अंतर्गत हमने नए टॉपिक की शुरुआत आज हम करेंगे। तो पाठ संख्या 8 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि गांव में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, ग्राम भोजक क्या होते हैं, उनकी बात की थी। तो आज अपन कॉपी में आप हेडिंग लिखेंगे और समझेंगे कि नगर किस प्रकार के हैं। तो नगर, उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की मूर्ति कला किस प्रकार की है, वहाँ पर किस प्रकार के लोगों ने वहाँ पर यात्रा की, उनकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की नगर योजना थी, नगर में किस प्रकार मूर्ति कला, वहाँ पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक रीति रिवाज, उन सारी चीज़ों की, सारे पहलुओं की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग लिखेंगे नगर। आपने कहानियाँ तो सुनी होगी, बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी। जैसे एक होती है जातक कथाएं। अगर हम कथा की बात करें तो एक शब्द आता है जातक कथा। जातक कथा, जातक कथा का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो कथाएं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग इन कथाओं को जानते हैं और इन कथाओं में हमें भगवान बुद्ध की अलग प्रकार की अनेक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और ये कथाएं लिखने वाले कौन थे? वो थे आपके बौद्ध जो भिक्षु हैं, जिनको भिक्षु भी कहते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। ठीक है। भगवान बुद्ध, आपने नाम सुना होगा। उनके जो अनुयायी हैं, उन धर्म के मानने वाले जो व्यक्ति हैं, धर्म प्रचारक, जिनको हम बौद्ध भिक्षुओं के नाम से जानते हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की जो कहानियाँ हैं उनको कथाओं के माध्यम से लिखा, उनका संकलन किया, उनको उतारा गया। और वो जो कथाएं हैं वो लोगों को सुनाने लगे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक धर्म को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कथाओं का प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में। वो बात हमको समझनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये भी हमको समझना है कि उस समय जो नगर थे उनमें किस प्रकार की कला है। अगर हम उस समय की कला को देखें तो हमें समझ में आता है कि वहाँ के लोग कैसे थे। क्योंकि लोगों ने कला के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। उनकी उस समय की जो घटनाएं हैं वो हमको नज़र आती हैं। तो ये हम समझ सकते हैं। तो एक बात आपको लिखनी है कि शहरों हो या जो गांव है या गांवों या फिर जो जंगल है, तो जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार, मैंने लिखा आपके सामने मूर्तिकार। मूर्तिकार समझते हो ना, जो मूर्ति बनाते हैं। तो घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक, मतलब कला के साथ में कलात्मक ढंग से उकेरते थे। उकेरना मतलब बनाना, किसी जगह पर चित्रित करना, ठीक है, उतारना। तो वो ये मूर्तिकार करते थे। अलग अलग जीवन की जो बातें हैं
उनको मूर्ति के माध्यम से सजाते थे और लोगों को समझाते थे, लोगों को पता लगता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो अपने जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं वो मूर्तिकार मूर्तियों के माध्यम से सजाने का काम करते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ये जो मूर्तियां हैं, इनकी जो जुड़ी हुई मूर्तियां, ये मूर्तियां कहाँ पर उतारते? तो जैसे कोई इमारत है तो उस इमारत के जो खंभे हैं या जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर ये इस प्रकार की मूर्तियां लगाते थे। तो ध्यान रखना है कि इन मूर्तियों को इमारतों के खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था। ठीक है, तो ये जो मूर्तियां बनाते थे पुराने समय में, किस प्रकार की मूर्तियां? उनसे जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियां, कि गांव में या गांव हो या शहर हो या जंगल की जो जुड़ी हुई उस समय जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को वो क्या करते थे? बनाते थे मूर्तिकार और उनको सजाते थे। कहाँ पर सजाते थे? इमारत, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब कोई भवन, कोई मकान या मंदिर, उनके जो खंभे होते हैं, जैसे हम अगर मकान की बात करें तो मंदिर है तो मंदिर में भी खंभे होते हैं, ऐसे ऐसे देखा होगा, मंदिर में गए होंगे तो खंभे। ठीक है, तो उन पर उनको मूर्तियों को सजाया जाता था। या प्रवेश द्वार मतलब जिस द्वार से, ऐसा दरवाज़ा जैसे हम प्रवेश करते हैं वो प्रवेश द्वार होता है। जैसे आपके घर पर भी प्रवेश द्वार होता होगा ना, जिस द्वार से आप घर में प्रवेश करते हो, घर में एंट्री करते हो, तो उन पर क्या करते थे? ये मूर्तियाँ सजाते थे। ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से इस बात में कोई समस्या नहीं होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुराने समय में खूब सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। जब हम अनेक जगहों की बात कर रहे हैं तो एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि हम जब खुदाई करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। हमें, आपने देखा होगा जब हमने पाँचों पाठ पढ़ा था उस समय जो महाजन जो हैं उनके बारे में पढ़ा था, महाजनपदों के बारे में, उनकी राजधानी देखी थी। तो उनके चारों तरफ परकोटे बने होते हैं, दीवार पूरे शहर के ओले दोड़े, मतलब आसपास के अंदर, ये आप समझते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम खुदाई करते हैं तो हमको अलग अलग जगहों पर अनेक शहरों के अंदर वलय कूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वलय कूप। ठीक है, वलय कूप एक प्रकार से ऐसे होते थे जो नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। वलय कूप यानी ऐसे गोल गोल कूप, जिसमें आपको बताऊँ इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े ऐसे वलय कूप बने हुए थे, वो हमको खुदाई में मिलते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये जो वलय कूप हैं गुसल खाने, ठीक है, जहाँ स्नान वगैरह करते हैं, या नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार जो गोल गोल वलय हैं, वलय कूप, वो नाली के लिए या कूड़े कचरा डालने के लिए, पानी भरने के लिए इसको कह सकते हैं, वो इसके लिए यूज होते थे। हम आपको किताब से दिखा लेते हैं किस प्रकार के, जो आपको किताब में ये दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के गोल गोल, ये वलय कूप है। और ये हमें दिल्ली में मिला था इस प्रकार का। ठीक है, कहाँ पर इस प्रकार के मिले हैं? खुदाई में, दिल्ली में, जो हड़प्पा के जल निकासी से अलग हैं। ठीक है, हड़प्पा के अंदर जल निकासी के तो इस प्रकार नालियाँ बने थे, आपको जानते हो, ईंटों की, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था मिलती हैं इनको पानी भरने के लिए।
ठीक है, या कचरा डालने के लिए, इनके लिए यूज होता होगा। तो ये वाले कूप हमें मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जब हम खुदाई करते हैं तो हमें जो महल हैं वो कम मिलते हैं, या जो बाज़ार हैं उनके अवशेष बहुत कम मिलते हैं। तो आपको लिखना है कि महलों, बाज़ारों या आम घरों, यानी आम जनता के जो घर हैं, क्योंकि राजा महाराजों के घर तो पक्के पत्थर से या बड़े ढंग से बने होते, तो उनके अवशेष मिलते हैं। लेकिन जो आम घरों के अवशेष हैं वो बड़े कम मिलते हैं। अवशेष का मतलब होता है पीछे, वो हमें कम शेष नज़र आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो बहुत कम मिले हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वजह रही होगी वो कि भाई ये कच्चे बने होंगे, या तो इसमें लकड़ी का प्रयोग किया होगा, या मिट्टी उनका प्रयोग हुआ होगा। तो मिट्टी या जो लकड़ी के छप्पर बनते हैं उनसे बने होते होंगे, ऐसा लगता है हमें। तो लिखना है कि लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हो। ऐसा लगता है कि जो हमको आम लोगों के जो घर मिलते हैं, सामान्य गरीब जनता के, वो हमें आखिर बहुत कम मिलते हैं, न के बराबर। ऐसा जो कारण हमको मिलता है, जो हमें वजह पता लगती है, क्योंकि उस समय जो लोग हैं वो जो घर बने होंगे वो लकड़ी के बने होंगे, तो लकड़ी ज़्यादा समय तक थोड़ा रहेगी कि 1000-2 साल, या मिट्टी या ईंटों के बने होंगे, तो उनके हमको अवशेष कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फिर ज़्यादा समय तक वो रह नहीं पाते और ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। और हमें जब हम पुराने समय के शहर मिलते हैं तो वहाँ हमें जो नाविक हैं उनके बारे में पता लगता है, यात्रियों के बारे में पता लगता है, क्योंकि इससे ये होता है कि भाई उस समय की क्या कंडीशन थी, ये ध्यान रखना है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझेंगे और याद रखेंगे किस प्रकार की चीज़ें पुराने समय में मिलती थी। और हमें बहुत बढ़िया एक नमूना मिलता है जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मूर्ति कला की बहुत बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सांची में एक स्तूप मिलता है, सांची का स्तूप। स्तूप क्या होता है कि जो भगवान बुद्ध की जहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती है, इस प्रकार का गोल गोल बना होता है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर से होता है। ये ईंटों का बना होता है, इसकी तरफ उधर प्रवेदिकाएँ होती हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का एक स्तूप होता है, तो वो सांची में स्तूप मिलता है, इसकी गेट भी है। तो उन दरवाज़ों पर हम देखते हैं तो हमें एक दृश्य दिखाई देता है, शहर का दृश्य, जीवन का दृश्य। तो ये ध्यान रखना है। तो वो भी हमें इस MP मध्य प्रदेश में मिलता है, तो हमें उस समय की कला के बारे में पता लगता है। आप देख सकते हो, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये सांची के अंदर हमको मिला है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितना बढ़िया ये मूर्ति कला है। ये सब पत्थर से बने हुए हैं, जिसमें एक शहर का दृश्य बताया हुआ है। तो लोग देखो, हाथी वगैरह लोग पत्थर के ऊपर बने हुए हैं, लाइन से फूल वगैरह डिजाइन, बारीक से बारीक चीज़ें बनी हुई है। तो इतनी बढ़िया चीज़ें बनी हुई है मूर्तियों से, तो उस समय के लोगों के बारे में पता लगता है। हम ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार से अपने जीवन को वो मूर्ति कला के माध्यम से उकेरते थे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा हमें अलग अलग जगहों पर आहत सिक्के मिलते हैं। कैसे आहत सिक्के? तो आप हेडिंग लिखेंगे, आहत सिक्के।
आपको समझना है कि आहत सिक्के क्या होते हैं। ठीक है, दरअसल इनका जो आकार है वो तो या तो आयताकार होता है। कैसा? आयताकार। आयताकार कैसा होता है आप जानते हो ना, आयत कैसा होता है? कैसा होता है? तो इस प्रकार का आयत। तो ये जो आहत के सिक्के होते हैं, सिक्के तो सुनते हो ना, जैसे आपके पास सिक्का होगा 1 रुपये का, 2 रुपये का घर पर, तो घर पर जो सिक्के होते हैं वो आपके पास गोल है ना। लेकिन हमको जब खुदाई करते हैं तो हमको पुराने समय के सिक्के मिलते हैं, इनको आहत सिक्के कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझेंगे। उनके आकृति देखें तो वो आयताकार होते हैं इस प्रकार के, या वो वर्गाकार भी होते हैं। कैसे? वर्गाकार। आप सभी जानते हो ना वर्गाकार कैसा होता है। अगर मैं आपको बात बताऊं वर्गाकार की, तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो वर्ग होता है। क्या होता है वो? वर्ग। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो आयता या आयत होता है। तो वर्गाकार इस प्रकार के भी सिक्के मिले हैं। इसके अलावा गोलाकार भी मिले हैं। गोलाकार तो समझते हैं ना, गोलाकार के, इस प्रकार के जो गोल हैं वैसे भी। तो जब खुदाई करते हैं तो हमको इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। जैसे आपके घर पर 2 रुपये का सिक्का है तो वो तो गोल होता है इस प्रकार का, लेकिन हमको जो खुदाई करते हैं तो हमको ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं वो बने किस बात के होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या वो जो बने होते हैं वो कोई धातु है, उस धातु को काट करके बना देते हैं। तो धातु की जो चादर है उसको काट करके बना लेते हैं। तो धातु की चादर को काट कर या तो उससे बनाते थे, या वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ धातु है उसको चपटे से गोल करके भी बनाते थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। जैसे कोई मान लो इस प्रकार का गोल गोल है, उसको दबा दिया और चपटा बना दिया, तो इस प्रकार के जो बन जाते थे वो चपटे, वो भी इस प्रकार के हमको मिलते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो सिक्के मिलते हैं इस प्रकार के, इन पर कुछ लिखा नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इस पर कुछ चिन्ह होते हैं, ऐसे कोई चिन्ह होगा इनके ऊपर, ये ध्यान रखना है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इन पर कुछ लिखा नहीं होता है, इन पर क्या होते हैं, कुछ चिन्ह होता है। और ये चिन्ह जो होता है वो ऐसे ठप्पे लगाकर बनाया जाता था, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि ठप्पे बनाने से ही चिन्ह बढ़िया बनता था, उसमें उनका नाम ऐसा मानना था। और ध्यान रखना है तभी तो इनको आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आहत सिक्के। क्योंकि आहत यानी ऐसे ऊपर ठोक करके ठप्पे से फिर चिन्ह बना लेते थे, और वो जो चिन्ह हैं वो उस सिक्के की पहचान होती थी। और भारत के अंदर इस प्रकार के सिक्के हमको खूब मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो एक बात आप कॉपी में लिखेंगे बढ़िया राइटिंग में कि इन पर कुछ नहीं लिखा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो ये बातें बताई हैं वो आहत सिक्के के बारे में बताइए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सिक्के क्या होते हैं, किस प्रकार के, इनमें क्या विशेषता हैं, और ये आप याद करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। और आपको ये वीडियो 1-2 बार देखना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, नाम वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और जो मैंने लाइन से जो लिखा है ये आपको लिखना भी है अपने कॉपी के अंदर, बढ़िया राइटिंग के अंदर। इसके अलावा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिए। इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल
को सब्सक्राइब करने के बाद में उसको शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि सबको भी पता लगे कि इस प्रकार की ऑनलाइन जो क्लास है जिसमें सबको फ़ायदा भी है और वो भी पढ़ाई कर सके आपकी तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।